हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 स्नैपशॉट्स बुक का आपका फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर का नाम है बर्थ। ये लिखा है चैप्टर एजे क्रोनिन ने। एक्चुअली ये चैप्टर सेपरेटली नहीं लिखा गया है, ये एजे क्रोनिन का एक नॉवल है द सिटाडेल, उससे लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि उसका ही एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हम 11th क्लास में इंग्लिश की बुक में पढ़ते हैं। एजे क्रोनिन के बारे में बात करें तो ये स्कॉटिश राइटर हैं। ये एक स्कॉटिश राइटर हैं, यानी कि स्कॉटलैंड के रहने वाले, वेल्स स्टेट के रहने वाले हैं। यूके के ही साथ, यूके के ही अंदर एक जो कंट्री लगती है वेल्श, जहाँ के लोग वेलिश कहलाते हैं, वहाँ का रहने वाले थे एजे क्रोनिन। उन्होंने ही द सिटाडेल लिखा, उसी का एक पार्ट है जो हमारे 11th क्लास में चैप्टर लगता है बर्थ। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में स्टार्टिंग में दे रखा है कुछ पार्ट दैट in this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page। अब हमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन लेके चलना है साथ में। पहला कैरेक्टर हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ एंड्रू मैनसन, जो पूरी स्टोरी के अंदर एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा। और ये एंड्रू मैनसन है, इसने अभी अभी अपनी मेडिकल स्टडीज़ पूरी की हैं और अब इसने मेडिकल प्रैक्टिस शुरुआत कर दी है एज एन असिस्टेंट, और ये डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर एज एन असिस्टेंट काम कर रहा है, यानी कि हमारा सेकंड कैरेक्टर हुआ डॉक्टर एडवर्ड पेज। इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग, वेल्श अभी आपको बता दिया है, माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली। अब ब्लेनली नाम का एक टाउन है जो कि एक माइनिंग टाउन है, यानी कि वहाँ पर खदानें वगैरह ज़्यादा हैं, वहाँ खुदाई होती रहती है, तो वो माइनिंग टाउन के नाम से ज़्यादा फेमस है। वहीं के रहने वाले डॉक्टर एडवर्ड पेज हैं और उन्हीं के अंडर एंड्रू मैनसन अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves। अब यहाँ पर एंड्रू मैनसन के बारे में बात हो रही है कि उसी शाम को वो डिसअपॉइंटेड थे काफ़ी ज़्यादा। किस वजह से? क्योंकि उसी शाम को क्रिस्टाइन के साथ, इनकी जो गर्लफ्रेंड यानी कि जिनसे ये प्यार करते हैं, उनके साथ इनका झगड़ा हो गया है। ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, और उसी रात को वो जो मॉर्गन से भी मिलते हैं। जो मॉर्गन हमारा फोर्थ कैरेक्टर हो गया। थर्ड कैरेक्टर इनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन है। Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child। अब जो और उनकी वाइफ, जिनकी शादी को लगभग 20 साल हो चुके हैं, अब वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका पहला बच्चा होने वाला है। ये हमारी स्टोरी का ओवरव्यू था। अब स्टोरी को स्टार्ट करेंगे और इसमें जो मीनिंग आएंगे या तो आप उसे बाद में लिख लीजिएगा या फिर उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं अब। So though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover। अब लगभग आधी रात हो चुकी थी जब एंड्रयू ब्रिंगओवर पहुंचे थे। ब्रिंगओवर क्या है? ब्रिंगओवर है यहाँ पर नेम ऑफ एन अपार्टमेंट, यानी कि जिस जगह पर, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ उनके अपार्टमेंट का नाम है ब्रिंगओवर। ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। अब वहाँ पर उन्होंने पाया कि जो मॉर्गन उनका वेट कर रहे हैं, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house। अब वहाँ पे उन्होंने पाया कि जो मॉर्गन उनका वेट कर रहे हैं, कभी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। और ये सीढ़ियाँ किस तरफ जाती हैं? सर्जरी, जो कि इनका मतलब क्लिनिक कह सकते हैं हम, एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। तो मतलब सर्जरी और उनके घर के गेट के बाहर ये जो है ऊपर नीचे हुए जा रहे हैं जो मॉर्गन। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। अब बर्ली क्या होता है? एक हट्टा कट्टा बंदा, उसे बर्ली कहा जाता है, और ये ड्रिलर है। अभी हमने ऊपर बात की कि ये माइनिंग टाउन है, यानी कि यहाँ पर खदानें काफ़ी हैं, तो खदानें हैं तो वहाँ पर ड्रिलर ही होंगे, ड्रिलिंग करने वाले होंगे, यानी कि खुदाई करने वाले बंदे होंगे। तो जो खुदाई करने वाले बंदे हैं वो ड्रिलर कहलाते हैं। तो इस मोटे से हट्टे कट्टे ड्रिलिंग करने वाले बंदे के फेस पर कुछ रिलीफ आया एंड्रू मैनसन को वहाँ पर पाया देखकर। अब यहाँ पर देखिए, ब्रिंग ओवर एक वर्ड आया, ब्रिंग ओवर हेयर नेम ऑफ एन अपार्टमेंट, यानी कि यहाँ पर ये एक अपार्टमेंट का नेम है। सर्जरी, अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर, डेंटिस्ट और अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रीट्स और एडवाइसेस पेशेंट, यानी कि जहाँ पर, यहाँ पर हम ये इसे डायरेक्टली क्लिनिक कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जहाँ पर कोई डॉक्टर, डेंटिस्ट या और मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले जो भी बंदे होते हैं वो पेशेंट्स को डील करते हैं, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर उन्हें एडवाइस देते हैं। अगला वर्ड है बर्ली। बर्ली यानी कि ए पर्सन लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग हैवी बिल्ड।
एक मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा बंदा उसे बर्ली पर्सन कहा जाता है। अगला एक वर्ड दे रखा है य, अ वर्ड मीनिंग यू यूज्ड व्हेन टॉकिंग टू मोर देन वन पर्सन। अब ये वर्ड है, ये पहले यूज़ किया जाता था, इसकी जगह फिर दो यूज़ किया जाने लगा और करंटली इसकी जगह यू यूज़ किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद एक वर्ड है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का क्या मीनिंग है? सीरियस एंड क्वाइट दो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, डीप रिफ्लेक्टिव थॉट। यानी कि कुछ एक टाइम के लिए जब हम अचानक से शांत से हो जाते हैं और गहरे अपने ख्यालों में खो जाते हैं, उस स्टेट को कंटेम्पलेशन कहा जाता है। उसके अलावा इस पैराग्राफ में एक वर्ड है परसेप्टिव। परसेप्टिव मीन्स वेरी गुड एट नोटिसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स दैट मे पीपल डू नॉट नोटिस। यानी कि कोई ऐसा बंदा जो ज़्यादा सचेत रहता है, यानी कि ईजिली चीज़ों को नोटिस कर लेता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड परसेप्टिव। फिर है लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स हैविंग नो एनर्जी एंड एंथुसियाज्म एंड अनविलिंग टू डू एनीथिंग नीडेड एफर्ट्स। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें एफर्ट्स लग रहे हैं या एनर्जी लग रही है, ऐसी चीज़ ना करने वाला बंदा। फिर है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन मीन्स अ फीलिंग दैट समथिंग स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट इज़ गोइंग टू हैपन। यानी कि कुछ अनप्लीजेंट होने वाला हो, इस तरह का पूर्वाभास होना। यानी कि हम पहले ही उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है। फिर अगला वर्ड है ड्रू अप शॉर्ट। ड्रू अप शॉर्ट मीन्स टू कम टू हेल्ड सडन, यानी कि अचानक से कहीं पर आकर रुक जाना एकदम से। फिर है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मीनिंग आपको दिया हुआ है अ फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट स्ट्रेचेज पुल्स और पुट्स प्रेशर ऑन समथिंग कॉजिंग डैमेज। यानी कि एक तरह का तनाव जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो इस पेज के अंदर जितने भी थे हमारे मीनिंग वो हमने देखे। अब इस पेज के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू। अब जैसे ही हमारा जो बंदा है जो मॉर्गन, उसने डॉक्टर एंड्रयू को देखा तो उन्होंने कहा मैं खुश हुआ कि मैंने आपको देख लिया, मतलब आप आ गए, इस चीज़ की मुझे खुशी है। आई बिन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर। यानी कि मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ ऊपर नीचे आगे पीछे हुए जा रहा हूँ। द मिसेज वॉन्ट्स यू। यानी कि मेरी श्रीमती को, मेरी पत्नी जी को आपकी आवश्यकता है बिफोर टाइम टू। अब ये वही डॉक्टर है जिनसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा इनकी वाइफ का, इसीलिए डायरेक्टली जानते हैं इनको और इनको कह रहे हैं द मिसेज वॉन्ट्स यू बिफोर टाइम टू। यानी कि मेरी मिसेज जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनको आपकी हाल फिलहाल में आवश्यकता है, और वो भी समय से पहले। यानी कि अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ फिर भी उनको दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने आए हैं। नाउ एंड्रयू abruptly recalled from the contemplation of his own affairs। कंटेम्पलेशन का अभी हमने मीनिंग पढ़ा, यानी कि अपने ही गहरे ख्यालों में खोया हुआ। तो अचानक से ही जो कंटेम्पलेशन में यानी कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था वो एंड्रयू, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है उसी शाम को, उस वजह से वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। इस वजह से ही वो एकदम से अचानक से उनसे बाहर आता है। टोल्ड मॉर्गन टू वेट। और वो जो मॉर्गन को कहता है कि आप कुछ वेट कीजिए। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग। अब वो अपने घर में जाता है, अपना बैग लेता है। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस। और फिर वो बैग लाता है, उसके बाद दोनों एक साथ चलते हैं और 12 नंबर उनके मकान का नंबर है, ब्लेना टेरेस, जहाँ पर जो मॉर्गन अपनी वाइफ के साथ रहता है, वहाँ के लिए वो निकल जाते हैं। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। अब उस रात की हवा जो थी ठंडी थी, कुछ गहरी थी और ऐसे कुछ मिस्टीरियस थी सी, जैसे कुछ राज ली हो अपने आप में। यूजुअली सो परसेप्टिव। अब एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। अब ज़्यादातर जो बंदा सचेत रहता था, परसेप्टिव रहता था एंड्रयू, आज वो कुछ डल सा दिख रहा था, कुछ लिस्टलेस दिख रहा था। यानी कि ना ही वो कुछ काम करना चाह रहा था, ना ही एनर्जी लगाना चाह रहा था, काफ़ी डल डल दिख रहा था। He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blanley। अब उसे इस तरह का भी कोई पूर्वाभास नहीं था, प्रीमोनिशन नहीं था कि इस नाइट कॉल में, यानी कि इस रात को जब इसे बुलाया गया है, ये इसके लिए किस तरह की साबित होगी। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली। और उसे ऐसा भी नहीं पता था कि इस रात की वजह से ही ब्लेनली में उसका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होने वाला है, जो कि आगे की हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि क्या फ्यूचर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ द टू मैन वॉकड इन साइलेंस until they reached the door of number 12, then Joe drew up short. अब वो दोनों बंदे चलते रहते हैं चुपचाप जब तक कि वो 12 नंबर मकान के आगे नहीं पहुंच जाते ब्लेना टेरेस पर। और तभी वहाँ पर पहुंचकर जो अचानक से एकदम से रुक जाता है। I'll not come in, he said, his voice showed signs of strain. अब जो कहता है कि मैं नहीं आऊँगा और उसने कुछ ऐसी वॉइस में साइंस ऑफ स्ट्रेन यानी कि उसके आवाज़ के अंदर कुछ तनाव दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। लेकिन जो एंड्रयू को कहता है कि मुझे पता है कि आप हमारे लिए जो करोगे वो अच्छा ही करोगे, लेकिन जो ने कह दिया कि मैं नहीं आ रहा अंदर। ये कहकर अब हम अगले पेज पर चलते हैं। नाउ इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। अब वहाँ पर घर पर जाकर अंदर ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर एक छोटा सा बेडरूम था। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, वो साफ़ सुथरा था लेकिन कुछ फर्निश अच्छा नहीं किया हुआ था, नॉर्मली मैनेज किया हुआ था। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और केवल वहाँ पर एक लाइट के नाम पर सिर्फ एक दिया जल रहा था जिसमें कि तेल था। हियर मिसेस मॉर्गन एंड Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife, waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. अब वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ऑयल लैम्प जल रहा है और वहाँ पर ही मिसेस मॉर्गन की मम्मी बैठी हैं, जो कि एक मोटी सी भूरे बालों वाली सफ़ेद बालों वाली औरत हैं। लगभग उनकी उम्र 70 के आसपास है। And the stout means a fat and solid looking, especially around the waist, यानी कि एक मोटी सी तकड़ी सी जिनके जो पेट वेस्ट वाला एरिया है वो काफ़ी फूला हुआ है, ऐसी स्टाउट पर्सन है। एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, मिडवाइफ जो दाई माँ होती है उन्हें कहा जाता है, और वो भी कुछ बुज़ुर्ग थी, बड़ी थी, वो भी पेशेंट के बिसाइड बैठी थी, यानी कि मिसेस मॉर्गन के साइड में ही बैठी थी। और जैसे ही मिस्टर एंड्रू एंटर हुए, डॉक्टर एंड्रू वहाँ पर रूम में एंटर हुए, तब वो दोनों जो है एक्सप्रेशंस देखने लग गए एंड्रू के। ये देखकर एंड्रू को कुछ आश्चर्य हुआ। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, डॉक्टर बैच सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। अब फॉर्मर यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, फॉर्मर यानी कि पहले वाले, यानी कि पूर्व वाले, और पहले हमें इंट्रोडक्शन मिला है मिसेस मॉर्गन की मदर का, तो उनके लिए फॉर्मर वर्ड यूज़ हुआ है कि जिनके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, कि मैं आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ डॉक्टर साहब। सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। जैसे ही डॉक्टर एंड्रू रूम में एंटर हुए थे, उसके कुछ ही मिनट्स के या कुछ ही मोमेंट्स के बाद उनकी मम्मा ने, मिसेस मॉर्गन की मम्मा ने ये बात कही। तो यहाँ पर वर्ड आया स्टाउट स्पेशली ऑफ ओल्डर पीपल, फैट एंड सॉलिड लुकिंग, यानी कि ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाला वर्ड है, जो कि मोटे होते हैं, तगड़े दिखते हैं, स्पेशली अराउंड द वेस्ट, और उनकी जो वेस्ट है वो काफ़ी फुली हुई होती है। मिड वाइफ का मीनिंग है अ पर्सन, यूजुअली अ वुमेन हु इज़ ट्रेंड टू हेल्प वुमेन व्हेन दे आर गिविंग बर्थ। एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली एक औरत के लिए यूज़ किया जाता है, जिन्हें कि स्पेशली ट्रेन किया जाता है वुमेन की हेल्प करने के लिए जब वो उनकी प्रेगनेंसी एज चल रही हो और वो बच्चा डिलीवरी करने वाली ही हों उस टाइम के लिए। मेनली मिडवाइफ को हम नर्स भी कह सकते हैं, दाई माँ भी कह सकते हैं। बैच एक वर्ड आया BACH, यूज्ड एज अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट ओनली आफ्टर अ पर्सनल नेम, स्पेशली यूज्ड इन वेल्श। अब वेल्श स्टेट्स के अंदर ये वर्ड यूज़ किया जाता है बैच, जो कि किसी डियरर और नियरर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि उसको अपनापन दिखाकर बुलाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पर्सनल नेम के साथ ही यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। नाउ एंड्रू स्माइल्ड फेंटली, अब एंड्रू ने हल्की सी स्माइल दी। ही सो दैट द ओल्ड वुमन, वाइज इन एक्सपीरियंस, रियलाइज्ड there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. अब एंड्रू ने स्माइल तो की थी, लेकिन स्माइल किस लिए की, क्योंकि उन्होंने उस बुज़ुर्ग औरत को, यानी कि मिसेस मॉर्गन की मम्मी को देख लिया था,
जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस लग रही थी, काफ़ी वाइज लग रही थी। और एंड्रयू ने ये देखा कि शायद मिसेस मॉर्गन की मदर ये रियलाइज़ कर रही हैं कुछ वेट करते हुए कि कहीं मैं वेट करते करते उनके घर से चला ही ना जाऊं और ये कह दूं कि मैं बाद में आ जाऊंगा। सो डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। और उसी टाइम डॉक्टर एंड्रयू जो हैं वो कहते हैं डोंट फ्रेट, कि घबराइए नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर डॉक्टर एंड्रयू चुप हो जाते हैं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। अब वो नीचे आ जाते हैं। मिसेस मॉर्गन की जो मम्मा हैं उन्होंने चाय बनाने की बात की थी, वो चाय बनाकर देती हैं। दोनों किचन में आते हैं। डॉक्टर चाय पीता है, ओवररॉट एज ही वॉज। अब वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ तो था ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम। और उसे पता था कि अगर वो घर चला भी जाए तो वो मुश्किल से मुश्किल भी 1 घंटे की नींद भी नहीं ले पाएगा। ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। और उसे ये भी पता था कि यहाँ पर जो ये केस चल रहा है इसमें भी इसकी अटेंशन यानी कि डॉक्टर एंड्रयू की अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अ क्वियर लिथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम। क्वियर यानी कि अजीब सी और लिथार्जी यानी कि आलसीपन। अ क्वियर लिथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम। अब उसके ऊपर एक अचानक से ही अजीब सा आलसीपन सा दिखने लग गया उसको खुद को ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि जब तक सब कुछ हो नहीं जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन। अब घंटे के बाद वो फिर से ऊपर जाता है। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, केम डाउन वंस मोर, सेट बाय द किचन फायर। अब वहाँ पर वो ऊपर जाता है, घंटे के बाद नोट करता है जो भी प्रोग्रेस हुई है और उसके बाद वापस से एक बार नीचे आता है और किचन के पास जो अंगीठी में फायर जल रही होती है उसके आसपास आकर बैठ जाता है। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑन द वॉल क्लॉक। अब वहाँ पर सब कुछ शांत था सिवाय इसके कि जो रसल हो रही है। रसल क्या होता है, कोई कागज़ के टुकड़े वगैरह होते हैं या कोयले से निकलने वाला, जलते टाइम निकलने वाला जो धुएं के साथ छोटी छोटी फायरिंग निकलती है उसकी आवाज़ को कहते हैं रसल। सिंडर कोयले को कहते हैं, कोयला या लकड़ी का जला हुआ पार्ट होता है उसे कहते हैं। और ग्रेट यानी कि अंगीठी या सिगड़ी बोलते हैं इसे हिंदी में। इन सभी का साउंड आ रहा था। उसके अलावा घड़ी में टिक टॉक जो चल रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी। नो देयर वॉज अनदर साउंड, लेकिन नहीं, वहाँ पर एक और आवाज़ भी थी। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। लेकिन वहाँ पर एक और आवाज़ क्या थी, जो मॉर्गन के चलने की आवाज़, जैसे जैसे वो कदम बढ़ाए जा रहा था गली में इधर उधर चल रहा था उसकी आवाज़ भी वहाँ पर उन्हें सुनाई दे रही थी। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस। अब जो बूढ़ी औरत थी यानी कि मिसिज़ मॉर्गन की मदर थी वो भी वहाँ पर बैठी। उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, क्वाइट मोशनलेस, वो भी मोशनलेस होकर बैठी थी। हर आइज़ स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रोबिंग। प्रोबिंग यानी कि सर्च करते हुए, खोजबीन करते हुए। वो भी वहाँ पर बैठी थी, स्ट्रेंजली बैठी थी और कुछ सर्च कर रही थी डॉक्टर एंड्रू के फेस पर, यानी कि उसके फेस पर जो तनाव था उसे देख रही थी वो, ऐसा हम मान सकते हैं। और उसके फेस पर ही एकटक देखे जा रही थी। ये यहाँ पर हमें लिखा हुआ है लिविंग, नेवर लिविंग हिज फेस, यानी कि उसके फेस पर ही देख रही थी, उसके फेस पर ही कुछ ना कुछ सर्च की जा रही थी। तो यहाँ तक के मीनिंग देख लेते हैं एक बार। बैच का हमने मीनिंग देख लिया है। फ्रेट का है टू बी नर्वस और वरीड, यानी कि चिंतित हो जाना, एकदम से घबराना। तो उसने कहा था डोंट फ्रेट, घबराइए नहीं। ओवरऑट इन अ स्टेट ऑफ बीइंग अपसेट, नर्वस एंड वरीड, यानी कि काफ़ी थका हुआ, परेशान सा, चिंतित सा। क्वियर, स्ट्रेंज, अनयूजुअल और नॉट एक्सपेक्टेड, यानी कि एक अजीब सी जैसी चीज़ कुछ एक्सपेक्ट ना किया हो। लेथार्जी, लेथार्जी द फीलिंग ऑफ हैविंग लिटिल एनर्जी और ऑफ बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू डू एनीथिंग, यानी कि आलसीपन। उसके बाद वर्ड है रसल। सॉफ्ट साउंड्स लाइक दोज मेड बाय मूविंग क्लॉथ, पेपर और लीव्स, यानी कि पेज का, क्लॉथ्स का, लीव्स का या कुछ ऐसी ही चीज़ों के हिलने डुलने की आवाज़ रसल कहलाती है। सिंडर इज़ कॉल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ पार्टली बर्न कोल और वुड, यानी कि कोयले का छोटा सा पार्ट जो कि जला हुआ हो या लकड़ी का छोटा सा जला हुआ पार्ट। ग्रेट,
GRAT, अ मेटल स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स कोल और वुड इन अ फायर प्लेस, यानी कि अंगीठी के अंदर जो मेटल स्ट्रक्चर होती है फायर प्लेस के अंदर, जिसे हम अंगीठी कहते हैं या सिगड़ी कहते हैं, उसे ग्रेट कहा जाता है। पेज्ड मीन्स अ सिंगल स्टेप और द डिस्टेंस यू मूव व्हेन यू टेक अ सिंगल स्टेप, यानी कि एक छोटा सा स्टेप या एक ऐसी डिस्टेंस जो आप एक सिंगल स्टेप लेने पर मूव करते हैं उसे पेज कहा जाता है। फिर है प्रोबिंग, सर्चिंग, इंटेंडेड टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ खोजबीन करते हुए या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो वर्ड कहलाता है प्रोबिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे के चैप्टर में। नाउ हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, अब उसके जो थॉट्स थे यानी कि डॉक्टर एंड्रयू के थॉट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा भरे हुए थे, काफ़ी मडल्ड थे, ऐसा हम कह सकते हैं, काफ़ी मतलब बैडली ऑर्गेनाइज थे, वो खुद ही कंफ्यूज था, काफ़ी अस्पष्ट था वो खुद ही। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, मॉर्बिडली मीन्स भयंकर रूप से। अब जो एपिसोड उसने कार्डिफ स्टेशन, एक दूसरी जगह का नाम आया है कार्डिफ स्टेशन, एक एड्रेस हमें पहले दिया जा चुका है नंबर 12 का, एक है कार्डिफ स्टेशन। तो जो एपिसोड उसने कार्डिफ स्टेशन पर देखा था उसके बारे में वो काफ़ी भयंकर रूप से ऑब्सेस्ड हो चुका है, वो उसके दिमाग में घूम रही है बातें। ही थॉट ऑफ ब्रेमवेल फुलिशली डिवोटेड, अब ये यहाँ पर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रेमवेल। फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, डिसीव्ड यानी कि धोखा देना और सॉर्डिडली यानी कि अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि सेल्फिशनेस की वजह से। तो ब्रेमवेल की बात उसे याद आती है जो कि फुलिशली डिवोटेड था एक लड़की, एक औरत की तरफ जो कि उसे धोखा देती है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। फिर उसे याद आती है ऑफ एडवर्ड पेज जो कि इनके सीनियर हैं जिनके अंडर ये काम करें एज एन असिस्टेंट। बाउंड टू श्रेविश ब्लॉडवेन डॉक्टर पेज की वाइफ का नाम हो सकता है। श्रेविश यानी कि चालाक सी। ऑफ डिनाय, और ये डैनी की रहने वाले थे। तो डॉक्टर एडवर्ड पेज जो कि बाउंड थे एक चालाक सी औरत ब्लॉडन के लिए, ऑफ डिनाय जो डैनी की रहने वाली थी, उनके साथ वो अनहैप्पीली रहते थे अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, और वो अब अलग रहते थे एडवर्ड पेज, यानी कि वहाँ पर नहीं रहते थे। ब्लॉडन यहाँ प्लेस का नाम है या वाइफ का नाम है ये हमें नहीं पता है, तो थोड़ी कन्फ्यूज़न रहेगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए दो जनों के नाम आए, एक ब्रेमवेल का आया जो कि उस औरत को प्यार करता है जो कि उसे धोखा दे रही है अपने फ़ायदे के लिए, और एक एडवर्ड पेज की बात आती है जो कि एक चालाक शातिर औरत के साथ रहता था लेकिन अनहैप्पीली रहता था और अब अकेला रहता है, अपनी वाइफ से दूर रहता है। तो यहाँ पर मेनली उसे वो रिश्तों की बात याद आ रही है क्योंकि आज ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हुई थी, क्रिस्टाइन के साथ। हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिस्मल फेलियर्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्मल फेलियर। तो डिस्मल क्या होता है? सैड एंड विदाउट होप, यानी कि काफ़ी बुरा। और हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दिस मैरिजेज वर डिस्मल फेलियर्स, यानी कि काफ़ी बुरी तरह से फेल हुई मैरिजेज होती हैं, ऐसे रीज़न इन मैरिजेज से इसको मिल रहे थे। यानी कि मेन रीज़न आ रहा था कि इन मैरिजेज़ के एग्जांपल से खुद की लाइफ को कंपेयर कर रहा था कि मेरी भी आज मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है तो शादी करना बेटर है या नहीं है मुझे नहीं समझ आ रहा। इस कॉन्फ्लिक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था। इट वॉज ए कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस यानी कि एकदम से थर्रा दिया, कंपा दिया उसे। तो वो एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचा अपनी प्रेजेंट स्टेटमेंट जिसने उसे पूरी तरह से कंपा दिया। ही विश्ड टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडियल स्टेट, वो अभी तक मैरिज को एक पीसफुल और ब्यूटीफुल आइडियल स्टेट में मानता था। येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम। और ऐसी बात आती है कि वो क्रिस्टाइन के अलावा इस समय किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, किसी और लड़की के बारे में। हर आइज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और उसके सामने यानी कि डॉक्टर एंड्रयू के सामने अभी भी क्रिस्टाइन की आंखें आ रही हैं जो कि उसकी आंखों के सामने चमक रही हैं, और उसके अलावा वो और किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा है। इट वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड। रिसेंटफुल वर्ड आया है यानी कि शिकायत से भरा हुआ और काफ़ी कन्फ्यूज।
तो वो दुविधा में फंसा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था। उसके माइंड में काफ़ी डाउट्स चल रहे थे और उसका जो दिल है वो ऊपर तक भरा हुआ था, काफ़ी निराशा से भरा हुआ था, काफ़ी शिकायतों से भरा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट। अब वो अपनी जो चिन है, अपनी ठोड़ी है, उसको अपने चेस्ट के सहारे लटका लेता है। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, अपने टांगों को सीधा करता है डॉक्टर एंड्रयू। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और जो फायर जल रही है उसे घूरता है ब्रूडिंगली, यानी कि विचारों में ही खोया हुआ, सैडनेस में खोया हुआ वो उस फायर को जो अंगीठी पर जल रही है फायर प्लेस में, उसे घूर रहा था। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, वो ऐसे काफ़ी देर तक बैठा रहा। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टाइन, और उसके थॉट्स पूरी तरह से क्रिस्टाइन से भरे हुए थे। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, और अचानक से ही वो मूव किया, स्टार्टेड किया, यानी कि मूव किया उसने, जब उस बूढ़ी औरत ने, यानी कि जिसकी बेबी होने वाला है, उसकी माता श्री ने जब इन्हें बुलाया तो अचानक से वो हिला। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, और उनकी मेडिटेशन थी वो भी एक अलग ही कोर्स दिखा रही थी, यानी कि वो भी अपना एक अलग ही तरीके से बुला रही थी उन्हें। अब इसके जो मीनिंग्स हैं वो देख लीजिए। मडल्ड का मीनिंग है बैडली ऑर्गेनाइज्ड और कंफ्यूज्ड। मडल्ड का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मीनिंग। मॉर्बिडली इन अ वे दैट शोज टू मच इंटरेस्ट इन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स स्पेशली डेथ, यानी कि अचानक से अजीब से ही ख्यालों में खोए हुए होना, काफ़ी भयंकर रूप से ऐसे विचार, बुरे विचारों में खोया होना। सॉर्डिडली का मीनिंग है इन अ डर्टी एंड अनप्लीजेंट वे, मेनली सेल्फिश, यानी कि सेल्फिशनेस दिखाना। डिसीव्ड हम पहले कर चुके हैं। चीटेड, ट्रिक्ड, या फिर इसे ठगना भी कहते हैं। श्रूइश जो चालाक औरत होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। एन ऑफेंसिव वर्ड टू डिस्क्राइब अ वुमेन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अनप्लीजेंट एंड इजीली एनोयड एंड हु आर्ग्यूज अ लॉट, यानी कि चालाक औरत। डिसमल वर्ड है सैड एंड विदाउट होप, वेरी बैड, काफ़ी बुरा, बिना होप के, होपलेस। विंस वर्ड आया है मेक अ श्रिंकिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस। विंस का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी जैसे थका हुआ हो, कोई मूवमेंट ना चाहता हो, कपा देने वाला हो। और उसके बाद एक वर्ड है आइडेलिक, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल, परफेक्ट एंड विदाउट प्रॉब्लम्स, यानी कि पीसफुल, काफ़ी शानदार, ब्यूटीफुल होना, ऐसी स्टेट में पहुंच गया था वो। रिसेंटफुल का मीनिंग है फीलिंग बिटर और एंग्री अबाउट समथिंग दैट यू थिंक इज़ अनफेयर, किसी चीज़ को लेकर जब आप शिकायतों से भर जाते हैं, काफ़ी निराशा में आ जाते हैं, दैट स्टेट इज़ कॉल्ड रिसेंटफुल। सिंक वर्ड आया है। सिंक वर्ड का मीनिंग है, ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, टू मूव डाउनवर्ड्स स्पेशली बाय फॉलिंग और सिटिंग डाउन। सिंक यानी कि वो अपनी ठोड़ी को जब नीचे लगाता है, चिन को नीचे लगाता है, चेस्ट को, तो उस स्टेट को डाउनवर्ड में ले जाना सिंक करना कहलाता है। एक सिंक हमारे जो किचन में लगी होती है वो भी होती है। ब्रूडिंगली फीलिंग सैड, वरिड और एंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि एक लंबे टाइम तक काफ़ी ज़्यादा विचारों में खो जाना, दैट स्टेट इज़ कॉल्ड ब्रूडिंगली। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सुजन सैड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। अब सुजन यानी कि जो मिस्टर मॉर्गन, जो मॉर्गन की वाइफ है, सुजन मॉर्गन या मिसेस मॉर्गन भी हम इसे कह चुके हैं, वो कहती हैं कि उन्हें क्लोरोफॉर्म ना दें, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके बेबी को कोई हार्म ना पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, 20 साल बाद उन बेबी हो रहा है, तो वो किसी भी हाल में नहीं चाहती हैं कि उनके बेबी को कोई भी नुकसान पहुंचे किसी भी मेडिसिन से। तो वो कहती हैं कि मुझे बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म ना दी जाए। शी इज़ ऑलफुल सेट अपॉन द चाइल्ड डॉक्टर बैच, हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, शी एडेड इन अ लो टोन, वी ऑल आर आई फैंसी। तो जब ये सब बात हुई, सुजन ने कहा कि मुझे क्लोरोफॉर्म मत दीजिए, उसके बाद उन्होंने कहा शी इज़ ऑलफुल सेट अपॉन द चाइल्ड डॉक्टर बैच, कि वो अपने बेटे को किसी भी हाल, अपने बच्चे को किसी भी हाल में चाहती हैं। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, और ये बात किसने बोली थी? सुजन की है मिसेस
मॉर्गन की मदर ने ये बात बोली थी। शी एडेड इन अ लो टोन, और उन्होंने एक और धीमी सी आवाज़ में कहा, वी ऑल आर आई फैंसी, कि हम सभी भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। फैंसी मीन्स टू वांट समथिंग, किसी चीज़ को चाहना। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, और तभी डॉक्टर एंड्रयू अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है, एफर्ट करता है। इट वॉन्ट डू एनी हार्म, और कहता है कि ये कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक जो बेहोशी की दवा होती है उसे कहा जाता है। और ये बात डॉक्टर एंड्रयू ने काफ़ी काइंडली कही, दे विल बी ऑल राइट, कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम सही रहेंगे। हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग। अब तभी ऊपर से नर्स के बुलाने की आवाज़ आई। एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक, तभी एंड्रयू ने क्लॉक को, घड़ी को देखा, और घड़ी पर 3:30 बज रहे थे रात के। ही रोज़, रोज़ यानी कि राइज, राइज की पास्ट फॉर्म रोज़ होती है। अब वो उठा एंड वेंट अप टू द बेडरूम, और वहीं बेडरूम में गया। ही प्रिसीव्ड दैट ही माइट नॉट बिगिन हिज वर्क। अब एक वर्ड आया है प्रिसीव, टू थिंक ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। अब वो प्रिसीव करता है, ये सोचता है दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, कि अब उसे अपना काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम भी ठीक हो गया था और अब थोड़ी दिक्कत भी आने लग गई थी सुजन को, यानी कि मिसेस मॉर्गन को। एन आवर इलेप्स्ड, अब 1 घंटा बीत गया। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, और 1 घंटे की मशक्क़त के बाद, देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ अ डॉन, यानी कि सुबह का समय जो होता है, सुबह की जो सूरज की किरणें या रोशनी की किरणें होती हैं, उसे डॉन कहा जाता है, DAWN। स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, ब्लाइंड कर्टन्स को, पर्दों को कहा जाता है। द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस। अब घंटा भर बीत गया था, यानी कि फिर 3:30 के बाद 4:30 हो गए होंगे। हल्की सी रोशनी की किरणें आई होंगी, और कहाँ से आई थी? द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, यानी कि पर्दे के जो बीच में हल्का हल्का गैप होता है, उन कटे फटे किनारों से, गैप से गुजरकर रोशनी की किरणें आई। जो बच्चा है वो पैदा हुआ, लेकिन लाइफलेस था, उसमें जान नहीं थी। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ। अब इसके मीनिंग देखते हैं। फैंसी का मीनिंग है टू वांट समथिंग और वांट टू डू समथिंग, या तो किसी चीज़ को चाहना या किसी चीज़ को करने की चाह होना। एनेस्थेटिक वर्ड है अ ड्रग दैट मेक्स अ पर्सन और एन एनिमल अनेबल टू फील एनीथिंग। एक ऐसा ड्रग जो कि किसी पर्सन को, किसी एनिमल को कुछ भी फील ना करने दे, स्पेशली पेन वगैरह, जो कि उनके बॉडी में या किसी बॉडी के किसी पार्ट में हो, या फिर उन्हें बेहोश कर देना एक तरह से। प्रिसीव्ड, टू थिंक ऑफ समथिंग इन ए पर्टिकुलर वे, किसी चीज़ के बारे में सोचना। इलेप्स यानी कि बीत जाना, पास्ट। फिर है ब्लाइंड, एक ब्लाइंड होता है अंधा, और एक ब्लाइंड ये वर्ड है अ कवर फॉर अ विंडो मेड ऑफ अ सिंगल पीस और स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, पेपर और प्लास्टिक दैट इज़ पुल्ड अप और डाउन बाय अ स्ट्रिंग। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा कवर जो कि विंडो को ढकने के लिए बनाया जाता है, या तो वो किसी कपड़े के एक पीस से बनाया जाता है, या पेपर से, या प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसे कि हम ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी रस्सी से, या फिर डायरेक्टली इसे हम कह सकते हैं कर्टन्स या फिर पर्दे। तो ये हुआ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम चैप्टर में। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू। अब स्टिल यानी कि मृत, तो जब उसने एक स्टिल बेबी को देखा, स्टिल बॉर्न बेबी को देखा, मरे हुए बच्चे को देखा, तो एकदम से एंड्रयू के अंदर एकदम से कंपकपी सी छा गई, एकदम से उसे घबराहट सी होने लग गई। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, क्योंकि उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले उसकी माँ से भी प्रॉमिस किया था, मिसेस मॉर्गन की, कि सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं आगी, आप टेंशन मत लीजिए। हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शंस। अब उसका जो चेहरा था वो अपने ही प्रयासों से, अपने ही एक्सर्शंस से गर्म हो गया। चिल्ड सडनली, सॉरी, जो अपने ही प्रयासों से गर्म हो गया वो एकदम से ठंडा पड़ गया। ही हेजिटेटेड, टॉर्न बिटवीन his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards a mother who was herself in a desperate state. अब वो हेजिटेट हुआ और एक दुविधा में आ गया। दुविधा क्या थी कि या तो बच्चे को रिससिटेट करे, यानी कि उसे पुनर्जीवित करे, या फिर जो मदर अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी है उसे उठाए, डेस्परेट स्टेट में जो मदर पड़ी है उसे संभाले। द डिलाइमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। अब ये दुविधा इतनी गहरी थी, इतनी अर्जेंट थी कि उसे समझ नहीं आया, उसने अपने होश खो दिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ब्लाइंडली
इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स। अब उसने ब्लाइंडली और एक ऐसे तरीके में जो कि कुछ भी प्लान तरीका नहीं था, इंस्टिंक्टिवली तरीका था, उस बच्चे को, नर्स को या फिर जो मिडवाइफ दाइमा थी, उन्हें पकड़ाया एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजन मॉर्गन हु नाउ ले कोलैप्स्ड। और फिर अचानक से उस बच्चे को पकड़ाकर एकदम से वो घूमा और अपना पूरा अटेंशन जो है वो सुजन मॉर्गन की तरफ घुमाया कि अब सुजन मॉर्गन को सेट किया जाए, जो कि हाल फिलहाल भी अभी भी बेहोशी की हालत में है। ऑलमोस्ट पल्सलेस, अभी उनकी पल्स नहीं ज़्यादा चल रही सही से, एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर, और अभी जो हमने उसे ईथर बेहोशी की दवाई दी थी उससे भी वो बाहर नहीं आई हैं। अपॉन हर साइड, उनकी तरफ से वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। His haste was desperate, a frantic race against the ebbing strength। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है फ्रेंटिक। अब वो एकदम से काफ़ी शांत से थे, एकदम से घबरा गए। नाउ His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength। ebbing वर्ड होता है डिक्रीज़ होना, यानी कि वीक होते जाना काफ़ी ज़्यादा, और फ्रेंटिक यानी कि अचानक से घबराए हुए में ही कुछ ना कुछ करना किसी तरह पॉसिबल होते हुए। अब वो जल्दबाजी में था, घबराया हुआ था काफ़ी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी चक्कर में वो कुछ ना कुछ किए जा रहा था। हर एबिंग स्ट्रेंथ, और उसी समय पर सुजन मॉर्गन की जो स्ट्रेंथ थी वो कम होए जा रही थी, वो को और वीक होए जा रही थी। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। और इतना ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर एंड्रयू ने उसी टाइम क्या किया, जो कांच की बोतल में हल्के से पतली सी बोतल में जो दवाई होती है उसका ऊपर का किनारा एम्प्यूल जो है, ग्लास एम्प्यूल जो है, उसे तोड़ा, मेडिसिन को उसी टाइम सुजन मॉर्गन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज। हाइपोडर्मिक सिरिंज यानी कि सिरिंज की पतली सी जो सुई होती है या फिर पतली सी सिरिंज होती है। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज। उसी समय उसने जो सिरिंज थी, सुई इंजेक्शन था, वो नीचे फेंका एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन। और उसी समय उसने क्या किया, अनस्पेरिंगली यानी कि अनकाइंडली यानी कि ज़्यादा केयर ना करते हुए उसने उस फ्लैसिड वुमेन को, जो अभी वीक हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, उसे वापस से सही करने का प्रयास किया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट्स, अब काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एफर्ट्स करने के बाद, फेवरिश यानी कि ज़बरदस्त, हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड, उनका दिल थोड़ा ठीक हुआ, अब काफ़ी उनमें ताकत आई। ही सो दैट ही माइट सेफली लीव हर। अब डॉक्टर एंड्रयू ने देखा कि हाँ अब ये ठीक हो रही हैं, अब इन्हें अकेला छोड़ा जा सकता है, सेफली छोड़ा जा सकता है। ही स्वंग राउंड, एकदम से वो घूमा डॉक्टर, इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग ऑन हिज डैम्प ब्रो। अब उसकी जो बाजू है शर्ट की वो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी और उनके जो बाल हैं माथे के ऊपर चिपक रहे थे पसीने की वजह से, डैम्प यानी कि वेट। तो यहाँ तक के मीनिंग देख लेते हैं पहले। एक्सर्शंस का मीनिंग है फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स, द एक्ट ऑफ मेकिंग एन एफर्ट, यानी कि कुछ एफर्ट करना। रिससिटेट है टू मेक समबडी स्टार्ट ब्रीथिंग अगेन, यानी कि पुनर्जीवित करना। और बिकम कॉन्शियस अगेन आफ्टर दे हैव ऑलमोस्ट डाइड, यानी कि मरने की हालत में हो बंदा, उन्हें वापस से प्राण देने की कोशिश करना रिससिटेट कहलाता है। इंस्टिंक्टिवली का मीनिंग है इन अ वे दैट इज़ नॉट थॉट अबाउट, प्लान्ड और डेवलप्ड बाय ट्रेनिंग, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे। कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड का मीनिंग है हैविंग फॉलन डाउन और इन सडनली ऑफन आफ्टर ब्रेकिंग अपार्ट, यानी कि अचानक से गिर जाना, फॉलन डाउन गिर जाना, अचानक से कोलैप्स हो जाना। ईथर एक दवाई होती है, अ मेडिसिन टू मेक पीपल अनकॉन्शियस बिफोर एन ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले लोगों को बेहोश करने के लिए जो दवाई दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड ईथर, या फिर हमने उसे पढ़ा था एनेस्थेटिक, अभी ऊपर पढ़ा था। फ्रैंटिक का मीनिंग है अनेबल टू कंट्रोल योर इमोशंस बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली फ्राइटेंड और वरीड अबाउट समथिंग। फ्रैंटिक का एक मीनिंग ये है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना किसी डर की वजह से। और फ्रैंटिक का एक मीनिंग और है जो कि हमें आगे ही अगले पेज पर देखने को मिलेगा। हाइपोडर्मिक इज़ कॉल्ड, ये मेडिकल टूल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, यूज टू इंजेक्ट ड्रग्स, यहाँ पर डी आएगा, DRUGS, ड्रग्स अंडर अ पर्सन स्किन, यानी कि एक पर्सन की स्किन के अंदर कोई भी दवाई इंजेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो हाइपोडर्मिक
सिरिंज कहलाती है। अनस्पेरिंगली का मीनिंग है विदाउट केयरिंग अबाउट पीपल्स फीलिंग और अनकाइंडली, यानी कि अनकाइंडली, ज़्यादा काइंड ना दिखाते हुए काइंडनेस, बिना किसी लोगों की फीलिंग्स की परवाह करते हुए। फ्लैसिड, फ्लैसिड मीन्स लाइफलेस और वीक, कमज़ोर। उसके बाद है फेवरिश, फेवरिश का मीनिंग है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और ऑफ एक्साइटमेंट और वरी, ऑफन विद अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड क्विक मूवमेंट्स, यानी कि काफ़ी सारे फीलिंग्स, एक्साइटमेंट या चिंता दिखाना, जल्दी जल्दी कुछ हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ करना। डैम्प, डैम्प यानी कि स्लाइटली वेट, ऑफन इन अ वे दैट इज़ अनप्लीजेंट, काफ़ी मतलब गीलापन। अब आगे बढ़ते हैं। वे इज़ द चाइल्ड, द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड गेस्चर। अब उस मिडवाइफ ने, उस दाई माँ ने पूछा वे इज़ द चाइल्ड, डॉक्टर ने पूछा था कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड गेस्चर, तब जो दाई माँ थी उन्होंने अचानक से घबराया हुआ एक्सप्रेशन दिया। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था, बेड के आसपास नीचे की जगह में रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नील डाउन, तभी उसी क्षण डॉक्टर एंड्रयू जो है अपने घुटनों पर नीचे बैठे, फिशिंग अमंगेस्ट द सोडन न्यूज़पेपर्स, जो क्रिंकली गीले हुए न्यूज़पेपर थे जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, उन न्यूज़पेपर्स के बीच में से, बेड में से ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, हालांकि ये पहले ही हो गया था बच्चा टाइम से, लेकिन एक परफेक्टली फॉर्म्ड बच्चा था, यानी कि सही इसकी हेल्थ थी, यानी कि देखने में सही था शेप वगैरह बॉडी की। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है लिम्प। लिम्प का क्या मतलब होता है? हैविंग नो स्ट्रेंथ और एनर्जी, यानी कि जिसमें ताकत ना होना। और टेलो का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप, कैंडल्स एट्सेट्रा, यानी कि जैसे एनिमल्स की हार्ड फैट बॉडी होती है, उनको मेल्ट करके या तो साबुन बनाया जाता है या कैंडल्स बनाई जाती हैं, उस तरह का सॉफ्टनेस। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये परफेक्टली शेप्ड बच्चा था, काफ़ी लिम्प था, यानी कि काफ़ी कमज़ोर भी था, इसकी बॉडी वार्म थी, गर्म थी, वाइट बॉडी थी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन थी, इसकी त्वचा टेलो थी, यानी कि हल्की हल्की हार्डनेस नहीं दिखी। मेल्ट हार्डनेस जो होती है हार्ड फैट एनिमल्स का होता है, उनको मेल्ट करने के बाद जैसी सॉफ्टनेस आती है वैसी इसकी बॉडी की सॉफ्टनेस थी। द कोड हैस्टली स्लैश्ड। अब कोड क्या है? कोड आप समझिएगा ध्यान से, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो बेटर रहेगा समझने के लिए। जो माँ होती है उसके अंदर से बेबी को जब निकाला जाता है तो बेबी के जो पेट के बीच के अंदर का होल होता है, उसमें जो पाइप होती है वो अटैच होती है मदर के अंदर, उस पाइप को कोड कहते हैं, उस नली को कोड कहा जाता है। और जो कोड थी वो हैस्टली यानी कि जल्दबाजी में स्लैश की गई थी, काटी गई थी बुरी तरीके से, ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, और वो इस तरह बिखरी हुई पड़ी थी जैसे कि वो एक टूटी हुई सी स्टेम हो, पत्ती हो। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, स्मूथ एंड टेंडर। अब जो उस बच्चे की स्किन थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सी थी, टेक्सचर थी, स्मूथ थी और टेंडर थी। टेंडर यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी इसको हाथ लगाएंगे तो पेन होगा। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक। अब जो सिर था वो ऐसे लटका हुआ था नेक से, जैसे मतलब इसमें कोई जान ना हो। द लिम्स सीम्ड बोनलेस। और जो उसका हड्डियों का ढांचा था वो ऐसे लग रहा था जैसे उसमें हड्डियां है ही नहीं। यहाँ तक हमारा चैप्टर हुआ। अब इसके मीनिंग देखते हैं। हाइपोडर्मिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्लेसिड भी देख लिया था, फेवरिश हो गया था। सोडन, सोडन का मीनिंग है एक्सट्रीमली वेट और समथिंग दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि काफ़ी भीगी हुई चीज़, यानी कि जो न्यूज़पेपर जिसके नीचे से बच्चे को निकाला था वो न्यूज़पेपर भीगे हुए थे लेकिन वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकते थे। लिम्प इज़ हैविंग नो स्ट्रेंथ और एनर्जी, यानी कि जिस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रेंथ या एनर्जी ना हो। टेलो का हमने पढ़ लिया, हार्ड फैट होता है एनिमल्स का जिन्हें मेल्ट करके सोप बनाया जाता है या कैंडल्स बनाई जाती हैं। कॉर्ड इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रिंग और थिन रोप, यानी कि या तो मोटी सी या पतली सी जो रोप होती है, रस्सी या पाइप होती है, उसे कहा जाता है। यहाँ पर कॉर्ड किस लिए यूज़ किया गया है? बच्चे के साथ जो मदर की पाइप अटैच थी उसके लिए कॉर्ड यूज़ किया गया है। स्लैश्ड मीन्स टू मेक अ लॉन्ग कट विद अ शार्प ऑब्जेक्ट स्पेशली इन अ वॉयलेंट वे, यानी कि बुरी तरीके से अचानक से किसी चीज़ पर एक तीखे से ऑब्जेक्ट से कट लगाना। अब अगला वर्ड है टेंडर।
टेंडर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी। इसका मीनिंग है ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के पार्ट के लिए यूज़ किया गया है। पेनफुल व्हेन यू टच इट, और ऐसा जैसे कि इसको टच करते ही उस चीज़ को पेन होगा, या फिर हमें ऐसे टच करते हुए पेन हो, ऐसी चीज़ के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए टेंडर वर्ड यूज़ किया जाता है। लोल्ड का मीनिंग है टू लाई, सिट और स्टैंड इन अ लेजी रिलैक्स्ड वे, यानी कि ऐसे अचानक से लटका होना, पड़ा होना सीधा किसी चीज़ का। और यहाँ पर बच्चे का सिर जो है उसकी गर्दन से इस तरह से पड़ा था जैसे उसमें कोई अटैचमेंट ही ना हो, ऐसे बस बिखरा हुआ पड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। स्टिल नीलिंग, एंड्रयू स्टार्टेड stared at the child with a haggard frown। अब जो अभी भी अपने घुटनों के बल बैठा था एंड्रयू, उसने उस बच्चे को देखा और उसने उस बच्चे को अपने थके हुए और फ्रॉन से देखा। फ्रॉन यानी कि एकदम से हम जब त्योड़ी चला लेते हैं अपने, मतलब माथे की जो ऊपर कर लेते हैं माथे को, आईब्रोज़ को, और उसके ऊपर जो बीच में लाइनें बनती हैं उन्हें त्योड़ी चढ़ाना कहते हैं। तो उसने उस गेज के साथ, उस भाव के साथ उसे देखा। द वाइटनेस मींट ओनली वन थिंग। अब जो वाइटनेस ही थी उसकी बॉडी में, उस बच्चे की बॉडी में, उसका एक ही मतलब था, एस्फेक्सिया पैलिडा। एस्फेक्सिया पैलिडा क्या है? एक ऐसी कंडीशन जो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे में या फिर किसी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस आ जाती है बॉडी में और स्किन जो है वो पीली पड़ जाती है। दैट स्टेट इज़ कॉल्ड एस्फेक्सिया पैलिडा। नीचे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस्ड। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन सैमरिटन, और तभी उसने सैमरिटन के अंदर एक केस देखा था इस तरह का, उस पर अपना ध्यान खींचता है, यानी कि वो केस ध्यान आता है, वो भी इससे रिलेटेड केस ही था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज, और उस ट्रीटमेंट को वो याद करता है जो कि उस समय यूज़ किया गया था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और तभी अचानक से वो खड़ा हो जाता है और कहता है गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, कि जल्दी से मेरे लिए गर्म पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ। ही थ्रू आउट टू द नर्स, वो नर्स को चिल्लाते हुए कहता है। और क्या डिमांड करता है? एंड बेसिन्स टू, और बेसिन्स यानी कि कटोरे बड़े बड़े लेकर आना, टब लेकर आना, क्विक क्विक जल्दी करो भाई। बट डॉक्टर शी फेल्टर्ड, और तभी नर्स कहती है कि डॉक्टर, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। और ये जब नर्स बोल रही थी तब उसकी आंखें जो है वो उस वीक से पीले पड़े बच्चे की तरफ जा रही थी। क्विक ही शाउटेड, तभी डॉक्टर कहता है कि अरे जल्दी करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, तभी वो एक ब्लैंकेट को खींचता है। ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, और उस पर बच्चे को रखता है। एंड बिगिन द स्पेशल मेथड और रेस्पिरेशन, और सांस देने का स्पेशल मेथड उस टाइम वो यूज़ करने लग जाता है। द बेसिन्स अराइव्ड, अब बेसिन्स यानी कि जो उसने टब वगैरह मंगाए थे वो आ गए थे। द ईयर, द बिग आयरन कैटल। अब ईयर क्या होता है? घड़ा, जो मटका कहते हैं हम इसे हिंदी में, जो मटका है वो भी आ गया था, और जो लोहे वाली केतली है जिसमें गर्म पानी था वो भी आ गई थी, यानी कि ठंडा और गर्म पानी आ गया, बेसिन्स भी आ गए। नाउ फ्रैंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू द बेस इन वन बेसिन, इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर। अब आगे क्या होता है? वो अचानक से जल्दबाजी में, जल्दी में एक बेसिन में तो गर्म पानी डालता है और एक में ठंडा पानी डालता है। गर्म पानी उतनी ही मात्रा में डालता है जितना कि उसका हाथ सहन कर सके। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, अब एक पागल से बंदे की तरह, पागल से जगलर मदारी की तरह, ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, मतलब वो जल्दी से जल्दी ऐसे करने लगा कि एक बार बच्चे को गर्म टब में डाले, जैसे यहाँ पर ये दो टब पड़े हैं, एक बार बच्चे को इसमें इस टब में डाला, एक बार इसमें डाला, यानी कि एक में गर्म पानी में डाला, एक बार ठंडे पानी में डाला, फिर गर्म में डाला, फिर ठंडे में डाला। नाउ प्लंगिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, यानी कि कभी ठंडे पानी में डाल रहा है, कभी स्टीम्ड बाथ में यानी कि गर्म पानी में डाल रहा है। इस तरह बार बार वो किए जा रहा है। मीनिंग देखिए, हैगर्ड का मीनिंग है लुकिंग इल और टायर्ड, यानी कि काफ़ी थकान महसूस करता हुआ, और फ्रॉन्ड क्या है? भौहें चढ़ाना, त्योड़ी चढ़ाना, मैंने आपको बताया। टू मेक अ सीरियस, एंग्री और वरीड एक्सप्रेशन बाय ब्रिंगिंग योर आईब्रोज क्लोजर टुगेदर सो दैट लाइन्स अपीयर ऑन योर फॉरहेड, यानी कि जब हम फोरहेड ऊपर करते हैं
तब माथे के ऊपर जो लाइनें सी आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे हम हिंदी में त्योड़ी चढ़ाना कहते हैं। दैट स्टेट इज़ कॉल्ड फ्रॉन। उस स्टेट को हम फ्रॉन कहते हैं। और अगला वर्ड है एस्फेक्सिया पैलिडा। एस्फेक्सिया पैलिडा है सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अनकॉन्शियसनेस आ जाती है ऑक्सीजन की कमी से एंड द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। और ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो अनकॉन्शियस स्टेट आ जाती है, अकम्पनीड बाय पेलनेस ऑफ द स्किन, वीक पल्स एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। जब आपका शरीर भी पीला पड़ जाता है, स्किन काफ़ी पीली पड़ जाती है और आपकी पल्सेस जो हैं वो भी काफ़ी वीक हो जाती हैं, उस स्टेट को कहा जाता है एस्फेक्सिया पैलिडा। उसके बाद है पैलिड। पैलिड मीन्स, पैलिड एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जब उसकी स्किन जो है वो पेल हो जाए, पीली पड़ जाए, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस। और पीली भी कब पड़े? बीमारी की वजह से। अगला वर्ड है ईवर। अ लार्ज जग यूज्ड इन द पास्ट फॉर कैरिंग वाटर। मतलब पहले के समय में जब पानी को कैरी करने के लिए जो ये बड़ा सा जार, जग यूज़ किया जाता था, जिसे हिंदी में मटका या घड़ा कहा जाता है, उसे ईयर कहा जाता है। फ्रेंटिकली वर्ड आया है। फ्रेंटिकली के लिए मीनिंग है डन क्विकली विद अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में काफ़ी कुछ किया जाता है, बट इन अ वे दैट इज़ नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन एक ऐसी स्टेट में जो कि खुद ही ऑर्गेनाइज ना हो, उस स्टेट में किया गया वर्क। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। 15 मिनट्स पास्ड। अब 15 मिनट बीत गए थे। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज। और अब इतना ज़्यादा पसीना आ गया था उसे कि पसीना जो है वो अब उसकी आंखों पर आने लग गया था, ब्लाइंडिंग हिम। और उस पसीने की वजह से उसे कुछ कुछ धुंधला दिखने लग गया था, यानी कि वो पसीना उसकी आंखों को ब्लॉक कर रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग। अब तभी उसकी जो स्लीव्स जो उसने चढ़ाई थी वो नीचे गिरी, एकदम से नीचे लटकी और उनमें से पानी निचड़ रहा था, यानी कि पसीना निचड़ रहा था। हिज ब्रीथ केम पैंटिंगली, यानी कि वो हाँफते हुए सांस ले रहा था, बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन वो बेजान सी जो नाजुक सी बॉडी थी बच्चे की, उसमें से कोई सांस नहीं आ रही थी। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, रेजिंग होपलेसनेस। अब तभी अचानक से वो काफ़ी डिप्रेस सा, काफ़ी डिफीट, हारा हुआ सा फील कर रहा था, उसमें कोई होप नहीं बची थी अब डॉक्टर में। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन अ स्टार्क कंस्टेरेशन। अब उसमें खुद में ही कोई होप नहीं बची थी इतनी ज़्यादा, वो पूरी तरह से ही ऐसे मानो टूट चुका हो, काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट सा फील कर रहा हो। वाइल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेंड। और तभी वो जो बूढ़ी औरत या फिर जो दाई माँ थी, वो वहीं अपनी पूरी समय जो है दीवार के साथ चिपकी हुई, दीवार का सहारा लिए हुए खड़ी थी। हर हैंड्स प्रेस्ड टू हर थ्रोट। ये दाई माँ के लिए आ रहा है कि वो दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी, जिसे कि डॉक्टर ने देखा था फिर, और वो अपने गले पर हाथ रख कर बैठी थी, जैसे वो गला दबाना चाह रही हो लेकिन दबा नहीं रही, चिंता में ऐसे गले को पकड़ रखा हो। अटरिंग नो साउंड। उसकी कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी उस दाई माँ की। हर आइज़ बर्निंग अपॉन हिम। लेकिन उनकी आंखों में, उस दाई माँ की आंखों में उस डॉक्टर के लिए काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था। वॉज द ओल्ड वूमेन। और वैसा ही गुस्सा उस ओल्ड वूमेन में भी था। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड। अब वो जो मिसिज़ मॉर्गन की मदर है, वो एक्सपेक्ट कर रही थी अब नानी बनने के बारे में, एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हिज चाइल्ड। और उतनी ही प्रबल इच्छा हो रही थी मिसिज़ मॉर्गन की, यानी कि सूजन की भी माँ बनने की उतनी ही तीव्र इच्छा हो रही थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ, फ्यूटाइल, बियॉन्ड रेमेडी। लेकिन ये सब कुछ, सारा का सारा कुछ जो है वो फ्यूटाइल चला गया, व्यर्थ चला गया। इतने एफर्ट्स जो थे यूजलेस थे, बियॉन्ड रेमेडी, जिनका कि कोई भी उपचार नहीं था। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस। अब वो फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त सा पड़ा था। स्टम्बलिंग ओवर सोपिंग टाल। सोपिंग टाल यानी कि काफ़ी भीगा हुआ सा टाल था, उससे लड़खड़ाते हुए एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड। यानी कि एंड्रयू अब आगे चल रहा था, उसके हाथ में बच्चा था, नीचे भीगा हुआ सोपिंग टाल था, उससे एकदम से टकराया, पैर उसके अड़े वो, और वो एकदम से स्टम्बल किया, यानी कि लड़खड़ाया। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स। अब वो बच्चा भी उसके हाथों में ऐसे स्लिपरी सा हो रहा था, हल्का हल्का, क्योंकि उसकी काफ़ी सॉफ्ट स्किन थी। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे एक पतली सी, एक मतलब मरी हुई मछली होती है
जो कि फिर हाथ में आनी मुश्किल होती है, एकदम से छटपटाती है जो। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। अब उसी समय वो जो मिडवाइफ है, वो नर्स है, वो हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ में डॉक्टर से कहती है, भगवान के लिए डॉक्टर, ये मरा हुआ बच्चा है, इट इज़ स्टिल बॉर्न, इसमें जान नहीं है। तो चलिए अब इसके मीनिंग्स को पढ़ते हैं। पैंटिंगली का मीनिंग है टू ब्रीथ क्विकली विद शॉर्ट ब्रीथ्स, यानी कि हाँफना। लेग्स का मीनिंग है ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी रिलैक्स या लूज, यानी कि काफ़ी एकदम से लूज पड़ी या रिलैक्स पड़ी हुई बॉडी के लिए। स्टार्क का मीनिंग है कंप्लीट एंड टोटल, यानी कि पूर्ण रूप से। कंस्टर्नेशन का मीनिंग है अ वरीड सैड फीलिंग आफ्टर यू हैव रिसीव्ड एन अनप्लीजेंट सरप्राइज, यानी कि एकदम से आप जो नहीं सोच रहे थे वैसा सरप्राइज़ मिल जाए, और वो भी चिंता करने वाला, तो उस वजह से हुई चिंता, उस वजह से हुए कष्ट को कंस्टर्नेशन कहते हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से एकदम से चिंता में आया हुआ था। फ्यूटाइल का मीनिंग है यूजलेस एफर्ट्स, यानी कि ऐसे एफर्ट्स जिनका कोई वर्थ ना मिला हो हमें। ड्रैगल्ड का मीनिंग है डर्टी और वेट, भीगा हुआ और गंदा। स्टम्बलिंग का मीनिंग है टू वॉक इन ए वे, यहाँ वॉक आएगा WAL के, टू वॉक इन अ वे दैट डज नॉट सीम कंट्रोल्ड, यानी कि लड़खड़ाते हुए। सोपिंग वेरी वेट, यानी कि पूरी तरह से भीगा हुआ टॉवल था वो। विम्पर्ड टू मेक लो वीक क्राइंग नॉइसेस टू स्पीक इन दिस वे, यानी कि रोते हुए हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ में बोलना, दैट्स इट इज़ कॉल्ड विम्पर्ड। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, हीड का मीनिंग है नोटिस। अब एंड्रयू ने उसके चेहरे को नोटिस नहीं किया। बीटन डेस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टाल। अब देखिए यहाँ पर रफ टाल से उसको बैक साइड में रब कर रहा है उसको। अब डॉक्टर एंड्रयू ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उस नर्स की तरफ, और अचानक से ही जैसे उसने पूरा 1 घंटा इतनी मेहनत की थी वो सारा वेन में चला गया, वर्थ में चला गया हो, बावजूद इसके वो एक लास्ट एफर्ट करता है और रफ टावल से ही बच्चे को रब करता है। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हैंड्स, और उस बच्चे की हल्की सी छोटी सी छाती पर अपने हाथों से प्रेस करता है, रब करता है, क्रश करता है, ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू दैट लिम्प बॉडी, और उस बेजान पड़ी बॉडी में कुछ ना कुछ जान डालने की ऐसे कोशिश कर रहा हो, ऐसा फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में आगे कहता है एंड देन एज बाय अ मिरेकल द पिग्मी चेस्ट, पिग्मी यानी कि काफ़ी छोटी, जैसे कि एक जादू सा हो गया हो, वो छोटी सी चेस्ट विच हिज हैंड्स एनक्लोज, जो कि उसके हाथों से कवर हुई पड़ी थी, गिव अ शॉर्ट कंक्लूसिव हीव, अनदर एंड अनदर, एंड्रयू टर्न गिडी। अब पिग्मी यानी कि शॉर्ट या लिटिल, कन्वल्सिव का मीनिंग होता है सडन एंड इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, यानी कि अचानक से हुई जो चीज़ है। हीव के लिए यूज़ किया जाता है अचानक से सांस लेना, और गिडी का मीनिंग है एकदम से अचानक से खुशी आ जाना जो आप कंट्रोल ना कर पाए हों। क्या मीनिंग निकलता है इस लाइन का कि अब जो छोटी सी चेस्ट जो कि उस समय एंड्रयू के हाथों में थी, डॉक्टर एंड्रयू के हाथों में, उसने एक अचानक से ही एक सांस ली, और फिर डॉक्टर एंड्रयू ने कहा अनदर, यानी कि एक और। एंड्रयू टर्न गिडी, एंड्रयू ने इतनी खुशी और हतोत्साहित होकर ये बात बोली। The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving. Unavailing यानी कि unsuccessful और striving यानी कि attempts। तो अब जो उसने किया था, इतना मशक्क़त की थी, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स किए थे, बावजूद उसके हाथों में उस समय वो बच्चे में जान आई थी, सेंस ऑफ लाइफ उसे फील हुआ था, इस चीज़ की उसे खुशी हुई। वो सो एक्जिक्विजाइट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी उसे चीज़ उस समय, जिसकी वजह से वो एकदम से ऐसे ठंडा सा पड़ गया हो, ऐसा लग रहा था। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरिशली, अब उसने अपने एफर्ट्स को जो है दुगना कर दिया था फिर से, यानी कि और कोशिश करने लगा था, यानी कि बच्चे को जुगाने की और कोशिश करने लगा। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, और बच्चा सांस ले रहा था। डीपर एंड डीपर, गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, अब उसके नाक से हल्का सा बबल निकला, उस बच्चे के नाक से। अ जॉयफुल फ्रिडेसेंट,
यानी कि डिफरेंट कलर्स का एक बबल निकला, यानी कि अलग अलग कलर्स जैसे फिल हो रहे हों उसमें। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, और जो उसकी हड्डियां थी, वो जो उसका ढांचा सा था, उसमें अब ऐसे नहीं है कि बोनलेस हो, अब उसमें जान आ चुकी थी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और स्पाइन यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो जो सिर था ऐसे नहीं था कि अब लटक रहा हो, अब उसमें भी रीढ़ की हड्डी की जान आ चुकी थी। द ब्लेंच्ड स्किन वो स्लोली टर्निंग पिंक, ब्लैंक्ड यानी कि कलरलेस या पीली पड़ी हुई, वाइट पड़ी हुई स्किन थी, अब वो ऐसे पिंक पिंक सी दिखने लग गई थी। देन एग्जिक्विजाइटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और उसी समय उस बच्चे की रोने की आवाज़ भी निकल चुकी थी। डियर फादर इन हेवन द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव, और उसी समय वो जो नर्स है वो जो मॉर्गन के लिए कहती है, डियर फादर इन हैन, भगवान ने आपको बाप बना दिया है। और ये काफ़ी खुश होकर ये नर्स बोली, इट्स कम अलाइव, यानी कि इसमें जान आ गई है, ये ज़िंदा ही पैदा हुआ है, ये बोली वो नर्स। अब इसके मीनिंग देखिए, पिग्मी का मीनिंग है वेरी स्मॉल और लिटिल, कन्वल्सिव का मीनिंग है ऑफ मूवमेंट्स और एक्शंस सडन एंड इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, यानी कि ऐसे एक्शंस, ऐसे मूवमेंट्स जिसे कंट्रोल ना किया जा सके। हीव का मीनिंग है मेक अ साई, यानी कि सांस लेना। गिडी का मीनिंग है सो हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट यू कैन नॉट बिहेव नॉर्मली, यानी कि इतना खुश हो जाना कि आप नॉर्मल बिहेव कर ही ना पाओ। अनअवेलिंग का मीनिंग है विदाउट सक्सेस, यानी कि अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स स्ट्राइविंग के लिए यूज़ किया गया है। एग्जिक्विजाइट का मीनिंग है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली मेड। उसके बाद है इररेजिडेंट, यहाँ पर इरेजिडेंट मीनिंग है इसका शोइंग मैनी ब्राइट कलर्स दैट सीम टू चेंज इन डिफरेंट लाइट्स, यानी कि अलग अलग डिफरेंट कलर से मिलकर बना कलर। फिर ब्लेंस्ड है कलरलेस या पेल, यानी कि पीला पड़ जाना। और आगे बढ़ते हैं आप चैप्टर में, ये चैप्टर होने वाला ही है एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड। अब एंड्रयू जो है वो बच्चा उन्हें हैंड ओवर करता है। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, लेकिन वो खुद इतना वो थका हुआ और उसमें इतनी अब सोचने की भी क्षमता नहीं बची थी, ऐसा वो फील कर रहा था एंड्रयू खुद। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, और अब उस रूम में काफ़ी ज़्यादा इधर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, सब कचरा फैला हुआ था इधर उधर। ब्लैंकेट्स, टाल्स, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो ब्लैंकेट उसने खींचा था, जो टाल्स थे, जो बेसिन्स वो नर्स लेकर आई थी, मिट्टी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, द हाइपोडर्मिक सीरेंज, यानी कि वो जो सीरेंज थी, सुई थी, इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम। लिनोलियम क्या होता है? एक तरह से एक ऐसा मटेरियल जो कि हम फर्श पर बिछाते हैं, फर्श को, फ्लोर को कवर करने के लिए, यानी कि उस फर्श के ऊपर जो बिछाए हुए कवर में जो घुसी हुई सिरिंज थी वो। द ईयर नॉक्ड ओवर, वो जो घड़ा, वो जो मटका था जो कि टूट चुका था। द कैटल ऑन इट साइड इन अ पडल ऑफ वाटर, और वो कैटल उधर नीचे ही साइड में पड़ी थी जिसमें से पानी निकलकर पडल बन चुका था, कीचड़ बन चुका था। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, लेकिन उसी समय जो मदर थी यानी कि सुजन मॉर्गन थी, वो वहीं पर अपना सपना देख रही थी, ऐसे जैसे बेहोशी की हालत में कुछ ड्रीम ले रही हो। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो बूढ़ी औरत थी वो अभी भी दीवार के सहारे खड़ी थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन अब उन्होंने हाथों को जोड़ कर रखा हुआ था, प्रे कर रही हो जैसे। हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, और वो अपने होंठ हिला रही थी बिना किसी आवाज़ के, मानो ऐसा कि वो प्रेयर कर रही हूँ। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और मैकेनिकली क्या हुआ, एंड्रयू ने अपनी जो स्लीव्स थी वो ऊपर की निचोड़ी और अपनी जैकेट जो है वो ली। आई फेच माई बैग लेटर नर्स, और वो नर्स को कहता है कि मैं अपना बैग जो है वो बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, अब वो नीचे चला जाता है। थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी। स्कलरी क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बर्तनों को धोने के लिए रखा जाता है या फिर काफ़ी और चीज़ें धोने के लिए रखी जाती हैं। तो किचन से होते हुए वो स्कलरी में जाता है। हिज लिप्स वर ड्राई, अब उसके होठ पूरी तरह सूख चुके थे। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, अब वहाँ पर पहुँच वो चैन की सांस लेता है और पानी पीता है। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, वहाँ से वो अपनी टोपी लेता है, कोट लेता है। आउटसाइड ही फाउंड जॉय स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और बाहर उसने देखा कि जो मॉर्गन जो है वो अब पगडंडी पर, जो कि सड़क के किनारे पैदल यात्रियों के लिए जो रास्ता बना होता है, वहाँ पर चिंतित रूप से खड़ा था
उसके फेस पर एक एक्सपेक्टेशंस थी, आशा थी एक। ऑल राइट जो ही सैड थिकली, बहुत ऑल राइट। बाहर आकर वो जो से कहता है ऑल राइट जो, सब ठीक है, सब ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट नियरली 5 o'clock। और अब ये जो हल्की हल्की रोशनी जो है वो आनी शुरू हो गई थी क्योंकि सुबह के 5 बज चुके थे। मीनिंग देखिए यहाँ तक के डेज्ड का मीनिंग है अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी कि प्रॉपर ढंग से सोच ना पाना। लिनोलियम का मीनिंग है अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल विद हार्ड शाइनी सरफेस यूज्ड फॉर कवरिंग फ्लोर्स। एक स्ट्रॉन्ग सा हार्ड सा मटेरियल जो कि फ़र्श पर बिछाया जाता है, फ़र्श को फ्लोर को कवर करने के लिए, जो कि शाइनी सरफेस वाला हो। पडल कीचड़ होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड स्पेशली रेन दैट हैज़ कलेक्टेड इन वन प्लेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक जगह इकट्ठा हुआ पानी जो कि इस समय कीचड़ बन चुका था। स्कलरी का आपको बता ही दिया, रूम फॉर वॉशिंग डिशेज एंड फॉर सिमिलर वर्क, यानी कि या तो बर्तन या फिर और एक जैसी चीज़ें धोने के लिए जो प्लेस बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्कलरी। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स। अब ये माइनर सिटी थी तो यहाँ पर माइनर्स ही जाएंगे सुबह सुबह खदानों में खुदाई करने, तो माइनर्स जो हैं वो ऑलरेडी स्ट्रीट्स पर आ गए थे अपने काम पर जाने के लिए। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और जो पिछली रात को काम कर रहे थे वो वापस अपने घरों को आ रहे थे। एज एंड्रू वॉकड विद दैम, और तभी एंड्रू भी उनके साथ साथ चलने लगा। स्पेंट एंड स्लो हिज फुट फॉल्स इकोइंग विद द अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई। इको यानी कि गूंज करना। अब एंड्रू भी उनके साथ चलने लगा, धीरे धीरे चल रहा था वो, उसके पैरों की आवाज़ जैसे गूंज कर रही हो बाकियों के पैरों के साथ ही उस सुबह के उगते हुए सूरज के साथ। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और अभी भी वो कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनली। ब्लेनली उस शहर का नाम है, याद रखिएगा। ऑब्लिवियस यानी कि नॉट अवेयर ऑफ समथिंग। अब उसे बाकी चीज़ों का उस चीज़ का ध्यान नहीं था। टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनली, यानी कि उसने ब्लेनली में और चीज़ क्या की उसका उसे उस समय ध्यान नहीं आ रहा था। सिर्फ एक चीज़ ध्यान आ रही थी, आई हैव डन समथिंग, यानी कि मैंने कुछ किया है। ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि आखिरकार मैंने कुछ अच्छा किया ही है, मैंने अपनी लाइफ में वर्थ वाला कोई ना कोई काम किया ही है जिसे मैं खुद से कह सकूँ। ओब्लिवियस का मीनिंग देख लीजिए। ओब्लिवियस का मीनिंग है नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, यानी कि जिसके बारे में अवेयरनेस ना हो, जिस चीज़ के बारे में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और एग्ज़ाम टाइम में मिलेंगे इसके वन शॉट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।